Good morning, students. We have discussed all the principles of insurance, that is, 7 types of principles of insurance. Now, we have the next topic, that is, types of insurance. Types of insurance, in this, we have 4 types of insurance. First is life insurance, second is fire insurance, third is marine insurance, fourth one is हेल्थ इंश्योरेंस. ये 3 इंश्योरेंस, लाइफ, फायर, मरीन, इनकी बातें हम कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के बीच में कहीं ना कहीं हम ये वर्ड्स लेके आए और इनके बारे में हमने डिस्कशन थोड़ा बहुत किया हुआ है. हेल्थ इंश्योरेंस मीन्स जब कोई अपनी हेल्थ से रिलेटेड, बॉडी पार्ट से रिलेटेड किसी बॉडी पार्ट को इंश्योर्ड करवाता है, देन इट इज़ नोन एज हेल्थ इंश्योरेंस. इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे अभी. सो द वेरी फर्स्ट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस इज़ लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस के केस में 2 रिस्क. लाइफ इंश्योरेंस लिया क्यों जाता है, लोग इसे क्यों इंश्योर कराते हैं अपनी लाइफ को, इसमें 2 तरह के रिस्क हमारे पास होते हैं. एक रिस्क डाइंग टू अर्ली, एक रिस्क डाइंग टू लेट. डाइंग टू अर्ली मीन्स कि एक परफेक्ट एज पे आने के बाद उस परफेक्ट एज में आने से पहले कोई बिफोर अर्ली, मतलब बिफोर एज जिसको कहते हैं अर्ली एज, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो रिस्क आएगा रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली, बहुत पहले उसकी डेथ हो जाना. दूसरा रिस्क है रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट. अगर कोई पर्सन ओल्ड एज, काफ़ी ओल्ड एज का हो गया है तो वो इस डाइंग टू लेट रिस्क में आएगा. तो कहने का मतलब है लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी हम इन्हीं दोनों रिस्क के बेसिस पे लेते हैं, डाइंग टू अर्ली एंड डाइंग टू लेट. अब अगर हम रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली की बात करें तो अगर कोई पर्सन है और अगर वो सोचता है सबकी लाइफ फ्यूचर अनसर्टेन है, लाइफ कब तक रहेगी, कौन कब मर जाएगा, किसी को पता नहीं है, तो कोई एक सिंगल अर्नर जो उसकी फैमिली में वो सिंगल अर्नर है, अगर वो ये सोचे कि हमारी फैमिली हमारे डेथ के बाद अगर अनसर्टेन मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, तो वो किस में आएगा, रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली. वो अपने बाद अपनी फैमिली के लिए सोच रहा है तो वो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेगा. सेकेंड रिस्क है हमारा रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट. बहुत लोग होते हैं कि ओल्ड एज, काफ़ी ओल्ड एज के हो जाते हैं और लोग उनके जो सन या डॉटर हैं उनका ख्याल नहीं रख पाते हैं और उनको ओल्ड एज होम भेज देते हैं. अब ऐसे में उनकी टेक केयर कौन करेगा, उनकी केयर कौन करेगा, तो उस केस में या फिर वो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं. तो ये दोनों ही केस में, दोनों ही रिस्क में लाइफ इंश्योरेंस के केस में हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं. लाइफ इंश्योरेंस में इसको हम एश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली में वो पर्सन जो अपनी फैमिली के बाद, डेथ के बाद उसकी फैमिली का क्या होगा, कैसे उसकी अर्निंग्स होंगी, कैसे उसकी फैमिली चलेगी, तो इसके लिए वो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेता है. इसके लिए वो क्या करता है, रेगुलर प्रीमियम अमाउंट पे करता है और आफ्टर द डेथ कंपनी उसको पे करती है. दूसरा रिस्क है डाइंग टू लेट. ओल्ड एज आने पर कोई किसी के सन या डॉटर्स उनको घर पे नहीं रखते हैं या वो अलग हो गए हैं, कोई सन या डॉटर नहीं है, तो अब ऐसे में उनकी लाइफ कैसे एग्जिस्ट करेगी, तो इसके लिए फिर वो क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं जिसमें कंपनी उनको मैच्योरिटी डेट पे कॉम्पनसेट करती है अगर उन्होंने प्रीमियम रेगुलरली पे किया है तो. लाइफ इंश्योरेंस में कंपनी उनको कॉम्पनसेट करेगी या तो मैच्योरिटी पे और या फिर डेथ पे. इंश्योरर और द इंश्योरेंस कंपनी विल कॉम्पनसेट द इंश्योर्ड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. मीन्स जैसे ही हमारा पीरियड ऑफ टाइम उस पॉलिसी का कंप्लीट होगा, फॉर एग्जांपल 1 ईयर की है तो आफ्टर 12 मंथ्स के होते ही कंपनी उसे कॉम्पनसेट करेगी, मीन्स मैच्योरिटी पे देगी और ऑन डेथ.
या तो फिर डेथ होने के बाद उसकी फैमिली को वो कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो कंपनी विल श्योरली कॉम्पनसेट द इंश्योर्ड ऑन द मैच्योरिटी और ऑन डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को कॉम्पनसेशन मिलता है, और अगर डेथ नहीं हुई है, मैच्योरिटी डेट आ गई है, तो फिर उस पर्सन को जो इंश्योर्ड है उसको कॉम्पनसेशन मिलता है। इसमें लाइफ इंश्योरेंस के केस में रेगुलर प्रीमियम पे करने की ज़रूरत होती है। सारे इंश्योरेंस में जब तक रेगुलर प्रीमियम आप पे कर रहे हैं तो कंपनी आपको कॉम्पनसेशन देगी। इसमें लाइफ इंश्योरेंस का जो हमारा पॉलिसी रहती है वो एश्योरेंस रहती है। लाइफ हमारी एश्योर्ड रहती है, मतलब हमको श्योरिटी होती है कि हमको मिलेगा ही मिलेगा कॉम्पनसेशन। अब इसमें जो प्रीमियम अमाउंट पे होता है वो हम मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली मीन्स आफ्टर 3 मंथ्स कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं या एनुअली कर सकते हैं। 1 मंथ पे करें, 3 मंथ पे करें, 6 मंथ पे करें या आफ्टर 12 मंथ्स करें। तो इट इज़ डिपेंड अपॉन द इंश्योरेंस कंपनी कि वो पॉलिसी कैसे दे रही है, उस पॉलिसी का अमाउंट मीन्स प्रीमियम कैसे सबमिट किया जाएगा। 1 मंथ पे होगा कि 3 मंथ पे होगा कि आफ्टर 6 मंथ्स होगा कि आफ्टर 12 मंथ्स पे होगा, यानी एनुअली। तो रेगुलर प्रीमियम अमाउंट पे करने की इसमें ज़रूरत होती है। एक और ख़ास बात आपको बता दें, आपको जब हम प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पढ़ा रहे थे तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ये तीनों ही प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में अप्लाई नहीं होते। रिवाइज के तौर पे एक बात बता दें कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है कि जितना आपको लॉस हुआ कंपनी उतनी ही कॉम्पनसेट करेगी। तो यहाँ लाइफ को मनी के टर्म में हम मेजर नहीं कर सकते कि किसकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम पे करें। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी हमारा इसमें अप्लाई नहीं होता लाइफ इंश्योरेंस में। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन ये कहता था कि अगर एक ही पर्सन ने एक ही सब्जेक्ट मैटर पे एक से ज़्यादा पॉलिसी अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से लेके रखी है तो आफ्टर हिज डेथ या आफ्टर एट द टाइम ऑफ डैमेज, एट द टाइम ऑफ लॉस, 2 या 3 जितनी भी कंपनीज इंश्योरेंस कंपनीज होंगी जिनसे उसने पॉलिसी ले रखा होगा एक ही सब्जेक्ट मैटर पे, तो वो सब कंपनीज कंट्रीब्यूट करेंगी और उतना ही अमाउंट पे करेंगी जितना उसे लॉस हुआ है। कंट्रीब्यूशन का हमने फॉर्मूला भी बताया था, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन लाइफ इंश्योरेंस के केस में अप्लाई नहीं होता। यहाँ लाइफ इंश्योरेंस में आपने जितनी भी अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट पॉलिसी ले रखी है वो सब के सब इंश्योरेंस कंपनीज आपको कॉम्पनसेट करेंगे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। तो अगर याद हो आपको तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन हमने आपको ये बताया था कि आफ्टर गेटिंग the compensation amount, after getting the compensation from the insurer, from the insurance company to the insured, अब उस सब्जेक्ट मैटर पे, अब उस प्रॉपर्टी पे ओनरशिप उस इंश्योर्ड की नहीं रह जाती। अब ओनरशिप किसको ट्रांसफ़र हो जाती है? इंश्योरेंस कंपनी को। तो यहाँ ये वाला प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन की लाइफ जो है वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिस पे किसी की ओनरशिप हो। तो डेथ के बाद किसी की ओनरशिप नहीं होगी और मैच्योरिटी रहते रहते मीन्स ह्यूमन लाइफ पे किसी की भी ओनरशिप नहीं होगी। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन भी अप्लाई नहीं होगा। ये 3 प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, कंट्रीब्यूशन एंड सब्रोगेशन, विल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अब कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, मेन एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अभी जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको बताई रिलेटेड टू द लाइफ इंश्योरेंस, अब उसको हम मेन एलिमेंट्स के तौर पे पढ़ेंगे। व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स? लेट्स सी। द वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज कि द प्रिंसिपल ऑफ utmost गुड फेथ, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस विल श्योरली अप्लाई इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में जो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल था utmost गुड फेथ, वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे पूरी तरीके से अप्लाई करेगा। utmost गुड फेथ क्या कहता था कि
इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों ही आपस में जितने भी पॉलिसी से रिलेटेड या सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो दोनों आपस में डिस्क्लोज़ करेंगे। इंश्योरर पॉलिसी से रिलेटेड सारी बात इंश्योर्ड को बताएगा और इंश्योर्ड की ये जिम्मेदारी है, इंश्योर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस सब्जेक्ट मैटर पे, जिस पर्सन पे वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहा है, उससे रिलेटेड उसकी सारी इंफॉर्मेशन इंश्योरर के सामने डिस्क्लोज करें। ऑल द इंफॉर्मेशन, all the material facts regarding the policy, regarding to the subject matter should be disclosed between the insured and the insurer। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल था हमारा अटमोस्ट गुड फेथ का, जो कि पूरी तरीके से अप्लाई होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में। अगर बाद में ये पता चलता है कि किसी इंश्योर्ड ने सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कोई इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हाइड करके रखा और वो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बाद में चलकर उसी की वजह से डेथ हो जाती है, तो द कंपनी विल नॉट बी कॉम्पनसेट टू द इंश्योर्ड। ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके थे अटमोस्ट गुड फेथ में। नेक्स्ट एलिमेंट इज़ कि द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, दैट इज़ द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट should be applied in life insurance policy only at the time of taking policy। ये उस टाइम भी हमने आपको बताया था कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट वाला प्रिंसिपल जो है हमारा, वो लाइफ इंश्योरेंस के केस में अप्लाई होगा, लेकिन कब? जब हम पॉलिसी ले रहे हैं, सिर्फ तब। एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी ओनली दिस प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट विल अप्लाई। ये ज़रूरी नहीं है कि डेथ होने के बाद भी आपका उस जो भी सब्जेक्ट मैटर है उस पे आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम आपको बता दें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अ हस्बैंड हैज़ टेकन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट हिज वाइफ। आफ्टर 3 or 6 months they got divorced। If a husband regularly submit the premium amount, then the company compensate to his wife। भले ही उनके बीच में डिवोर्स हो गया हो, लेकिन जब उन्होंने पॉलिसी ली हुई थी तो उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स हस्बैंड का वाइफ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट था, लेकिन बाद में डिवोर्स किसी वजह से अगर डिवोर्स हो गया है तो प्रीमियम पे हो रहा है रेगुलरली, तो वाइफ को कॉम्पनसेशन मिलेगा, भले ही अब उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उन पे हो या ना हो। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट हमारा यही कहता है कि ओनली एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी देयर शुड बी अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। द थर्ड मेन एलिमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज़ कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी विल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अभी हमने आपको बताया कि किसी की भी लाइफ को हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं, तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि किसकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी और किसकी लाइफ को हम कितने पैसे पे मेजर करें। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी हमारा अप्लाई नहीं होता। दो दीज आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज़ फायर इंश्योरेंस। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज़ फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में कहीं ना कहीं आपको इतना तो पता हो गया होगा कि फायर इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां एक पार्टी अमाउंट मीन्स प्रीमियम को सबमिट करती है, प्रीमियम अमाउंट को पे करती है, और दूसरी पार्टी मीन्स इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी, वो जो इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड जो प्रीमियम अमाउंट पे कर रहा है, उसके फाइनेंशियल लॉस को, जितना भी उसका मनी से रिलेटेड लॉस हुआ है, जितना उसका मनी से रिलेटेड डैमेज हुआ है ड्यू टू द फायर, याद रखिएगा फायर इंश्योरेंस में ओनली लॉस अकर्ड ओनली ड्यू टू द फायर को ही हम कवर्ड करते हैं। तो एक तरफ पार्टी है इंश्योर्ड जो प्रीमियम पे कर रही है, एक तरफ पार्टी है इंश्योरर जो इंश्योरेंस कंपनी है। तो इंश्योरर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर डैमेज होता है ओनली ड्यू टू द फायर, उसको फाइनेंशियल लॉस होता है, तो उतना अमाउंट उसे पे करना ताकि वो बिफोर द लॉस
जिस फाइनेंशियल पोजीशन पे था वो उसी पोजीशन पे आ जाए। ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंश्योरर या इंश्योरेंस कंपनी का। इसमें सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि यहाँ पर जो कॉम्पनसेशन इंश्योर्ड को मिलता है वो तभी मिलेगा अगर लॉस या डैमेज हुआ है तो। आपने भले ही कितना प्रीमियम अमाउंट पे किया है, अगर फायर की वजह से आपको लॉस नहीं हुआ, आपका घर का नुकसान हुआ लेकिन नॉट ड्यू टू द फायर, तो कंपनी आपको कॉम्पनसेशन नहीं करेगी। तो यहाँ ज़रूरी है कि लॉस डैमेज हो लेकिन फायर की वजह से, तभी आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, वो भी 1 साल के अंदर। क्योंकि इस फायर इंश्योरेंस की, आगे हम पढ़ेंगे मरीन इंश्योरेंस में भी, ये सब जनरल इंश्योरेंस में आते हैं और जनरल इंश्योरेंस की एक्सपायरी ओनली 1 ईयर की होती है। 1 साल ही में आपका ये अगर इंसिडेंट होता है ओनली ड्यू टू द फायर, देन द कंपनी विल कॉम्पनसेट यू, अदरवाइज नॉट। तो इसमें सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ पेपर वर्क होता है। खैर पेपर वर्क तो सभी में होता है। इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो होती है कि पार्टीज़ के सबसे पहले जो पॉलिसी ले रहे हैं उनके पार्टीज़ के नेम दोनों के, इंश्योरर और इंश्योर्ड प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन, जिस प्रॉपर्टी पे वो फायर इंश्योरेंस लेने जा रहा है, मीन्स द सब्जेक्ट मैटर, उसकी पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर्टी कितने अमाउंट की है, मतलब अगर वो प्रॉपर्टी जलेगी तो कंपनी को कितना उसे कॉम्पनसेट करना पड़ सकता है। मींस कि अगर कंपनी किसी ने अपनी कंपनी के अगेंस्ट या किसी ने अपने ऑफिस के अगेंस्ट करवाया तो सबसे पहले उस ऑफिस की कीमत हम देखेंगे, उसका हम वैल्यू देखेंगे कि मार्केट की वैल्यू उसकी क्या है। अगर ये इसमें आग लगी तो कंपनी उसको कितना पे करना चाहिए उसे, तो उसका अमाउंट, इसकी वैल्यू, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, उसी हिसाब से हम प्रीमियम का अमाउंट रखेंगे। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम हमारा क्या होगा, उसका डिस्क्रिप्शन, और पीरियड मीन्स 1 ईयर, 12 मंथ्स के बाद ये एक्सपायर्ड हो जाता है। देखिए लास्ट लाइन पढ़िए, जनरली द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस इज़ 1 ईयर। 1 साल के ही अंदर अगर आपको डैमेज या लॉस होता है तो ही कंपनी आपको कॉम्पनसेट करेगी। इसमें फायर इंश्योरेंस के केस में डैमेज या लॉस जो होता है वो फायर का ही होता है, और प्रोटेक्शन जो मिलती है कंपनी की तरफ से या कॉम्पनसेशन मिलता है वो भी डैमेज या लॉस की वजह से होता है। डैमेज कैसा होना चाहिए, फायर के अगेंस्ट, जिसमें आग लगी हो, लाइटनिंग या एक्सप्लोजन की वजह से। फायर इंश्योरेंस, या अगर फायर की वजह से लॉस या डैमेज हुआ है तो इट शुड बी एक्सीडेंटल, नॉट टू बी इंटेंशनल। वो अपने से जानबूझ के घर में आग लगाने वाली, इंटेंशनल वाली नहीं होनी चाहिए, वो एक्सीडेंटल होना चाहिए। अगर इंटेंशनल हुई तो कंपनी आपको कॉम्पनसेट नहीं करेगी। इट शुड बी एक्सीडेंटल, नॉट टू बी इंटेंशनल। अपने से खुद से आग लगाई वाली आग नहीं होनी चाहिए। इसमें जनरली उस लॉसेस को हम कवर करते हैं, जैसे 2 देश में या 2 सिटीज़ में आपस में दंगे फसाद होते हैं, तो राइट क्या होता है, दंगे होते हैं। तो दंगे फसाद के बीच में अगर किसी का घर जल गया और उसने अपने घर, अपने हाउस के अगेंस्ट, या ऑफिस जल गया ये तो अपने ऑफिस के अगेंस्ट में फायर इंश्योरेंस ले रखा है, तो कंपनी उसे उस केस में कॉम्पनसेट करेगी। या सिविल स्ट्राइफ, या रिबेलियन, या फॉरेन एनिमी, बाहर की किसी अदर कंट्री ने, अदर सिटी ने, या किसी भी एनिमी ने, फॉरेन एनिमी ने या रिबेलियन वगैरह ने आपके घर को जला दिया, आपके ऑफिस को जला दिया, कंपनी को जला दिया, तो उस केस में जनरली इस तरह के लॉसेस फायर इंश्योरेंस में कवर होते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जितने भी हमने अब प्रिंसिपल्स पढ़े, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स फायर इंश्योरेंस के केस में सब सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। मीन्स एटमोस्ट गुड फेथ, सब्रोगेशन, मिटिगेशन ऑफ लॉस, जितने भी 7 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े वो सब के सब फायर इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल होंगे। सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मेन एलिमेंट्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। So the very main first element is कि insurable interest
फायर इंश्योरेंस के केस में हमें दोनों टाइम प्रेजेंट होना चाहिए। दोनों टाइम मीन्स कि एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ लॉस। अगर लॉस से पहले, डैमेज से पहले सिर्फ आपने पॉलिसी ले रखी तब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट था और लॉस के टाइम पे नहीं था, मीन्स तब तक आपने, हो सकता है कि प्रॉपर्टी आपकी थी तब आपने फायर इंश्योरेंस लिया, उसके बाद आपने हो सकता है प्रॉपर्टी किसी के नाम कर दी, किसी को ट्रांसफ़र कर दी, ओनरशिप उसकी ट्रांसफ़र होगी, तो अब उस प्रॉपर्टी पे तो आपकी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर उस घर में आग लगी तो आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी तो ट्रांसफ़र हो गई है, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई और अब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं रह गया, तो कंपनी आपको कॉम्पनसेट नहीं करेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट फायर इंश्योरेंस के केस में दोनों टाइम प्रेजेंट होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ लॉस। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। यहाँ एप्लीकेबल, स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर भी हमें इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों को, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है जिस पर हम पॉलिसी ले रहे हैं, उस पर हमारा दोनों उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो दोनों को आपस में डिस्क्लोज़ करना चाहिए। इंश्योरर को पॉलिसी से रिलेटेड सारी बातें डिस्क्लोज़ करना चाहिए और इंश्योर्ड को प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं, वो सबको डिस्क्लोज़ करने चाहिए। नेक्स्ट इज़ कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी भी यहाँ स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अभी हमने आपको बताया कि जितना लॉस होगा, जितना डैमेज होगा, उतना ही आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। नेक्स्ट इज़ कि कॉम्पनसेशन तभी आपको मिलेगा जब आपका लॉस या डैमेज होगा, वो भी फायर के ही थ्रू, फायर और आग के थ्रू ही अगर आपको लॉस या डैमेज हुआ है तो ही कंपनी आपको कॉम्पनसेट करेगी, अदरवाइज़ नहीं। तो ये आपके थे मेन एलिमेंट्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज़ मरीन इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज़ मरीन इंश्योरेंस। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको पता है कि मरीन इंश्योरेंस में वाटर से रिलेटेड या मरीन से रिलेटेड जो लॉसेस होते हैं वो मरीन इंश्योरेंस में कवर होंगे। तो मरीन इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंश्योरर और इंश्योर्ड होते हैं और दोनों ही, इंश्योरर पॉलिसी देने का काम और इंश्योर्ड जो भी शिप है या जो भी मरीन से रिलेटेड लॉसेस हैं उनको कवर करने के लिए रेगुलर अमाउंट पे करता है, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। मरीन इंश्योरेंस में मरीन से होने वाले लॉसेस या मरीन से रिस्क उनको कवर किया जाता है मरीन इंश्योरेंस में। रिस्क हमारे बहुत तरह के हैं कि शिप हमारी जा रही है, उसमें प्रोडक्ट्स हैं, उसमें पानी किसी तरीके से आ गया, या स्टॉर्म है, या किसी शिप है किसी बड़े पत्थर से टकरा गई तो शिप का एक्सीडेंट हो गया, या जो थेफ्ट वगैरह होता है, किसी डकैत्स वगैरह का पूरा जो ग्रुप होता है उन्होंने शिप को पूरा कर लिया तो प्रोडक्ट और गुड्स वगैरह जो जा रहे हैं उन्होंने रिसीव कर लिया, या फिर फ्लड्स वगैरह आ गया तो शिप हमारी डूब गई। कहने का मतलब है शिप को कवर करने के लिए, शिप हमारी किसी तरीके से रिस्क में ना आए, शिप से रिलेटेड शिप को कवर करने के लिए जो भी रिस्क आएंगे वो हमारे मरीन लॉसेस में आएंगे। अगर वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, हमारी शिप के थ्रू हमारे प्रोडक्ट या गुड्स जा रहे हैं तो इसमें स्टॉर्म, कोलिजन, कैप्चर, सीजर, सिंकिंग ऑफ शिप, जैसे कभी कभी होता है बड़े पत्थर से टकरा गई तो पूरी की पूरी शिप हमारी डूब जाती है, या फ्लड आ गया तो शिप डूब जाएगी, या कहीं किसी भी तरीके से पानी में जो छोटे छोटे वो होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, ये रैट्स ने होल कर दिए तो पानी आ गया शिप में, तो इस टाइप के जो रिस्क हैं इनको हम कवर करते हैं ताकि हमारा शिप कवर हो जाए, ताकि जो शिप के थ्रू प्रोडक्ट जा रहे हैं वो सेफली हमारे पहुंच जाए। और अगर बीच में ऐसा कुछ होता है तो कंपनी हमको कॉम्पनसेट कर सके। इसमें भी इंश्योर्ड और इंश्योरर होते हैं, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, यहाँ इंश्योर्ड कौन होगा? जो शिप का ओनर होगा, या कार्गो ओनर, या फ्रेट रिसीवर। फ्रेट कहते हैं भाड़े को, फ्रेट कहते हैं, जैसे प्योर अगर हिंदी में हम बोलें तो वो मीनिंग होता है भाड़ा। शिप जहाँ रुकेगी या शिप के थ्रू जिसका सामान जा रहा है, जिसके प्रोडक्ट्स, कई बार होते हैं ना लोग
रेल या रोड के थ्रू नहीं, वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, हैवी मशीन्स या हैवी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं। तो जिसका सामान वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहा है तो उसने पूरी शिप को बुक कर रखी है, तो वो जिसका सामान जा रहा है वो हो गया अब ओनर। उस शिप का उस टाइम पे ओनर वही है, और उस शिप का इंश्योरेंस कौन करवाएगा? वही ओनर जिसका प्रोडक्ट या जिसका गुड्स मरीन वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू शिप में जा रहा है, तो वो इंश्योरेंस करवाएगा, या फिर शिप का जो रियल ओनर है या फिर कार्गो ओनर। तो यहाँ इंश्योर्ड यही पर्सन्स होते हैं। इंश्योरर जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको हम यहाँ पर अंडर राइटर नाम देते हैं। अंडर राइटर को हम यहाँ इंश्योरर कहते हैं, और इंश्योर्ड क्या होते हैं? वो पर्सन्स जिनका सामान शिप के थ्रू जा रहा है ताकि उनके गुड्स या प्रोडक्ट्स ख़राब ना हो, एक्चुअल जहाँ जगह है जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच जाए सही सलामत, तो इसके लिए वो इंश्योरेंस लेते हैं। तो ये था। और रेगुलर अमाउंट, इसमें भी सम अमाउंट पे होता है जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, और ये भी मरीन इंश्योरेंस भी सिर्फ 1 ईयर के लिए इसकी एक्सपायरी होती है। 12 मंथ्स के अंदर अगर लॉस से डैमेज हुआ तभी आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। इसमें भी जो इंश्योर्ड है वो रेगुलर अमाउंट पे करेगा तभी उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा, लॉस डैमेज होगा तभी कॉम्पनसेशन मिलेगा। अच्छा, इसमें भी 3 तरह के हमारे इंश्योरेंस आते हैं। 3 तरह के इंश्योरेंस मीन्स कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस का ही टाइप है। कार्गो इंश्योरेंस में यहाँ पर जो गुड्स या प्रोडक्ट्स का जो ओनर होता है वो या तो पूरी कार्गो को इंश्योर करवा लेता है, और या फिर कार्गो में रखे हुए प्रोडक्ट्स, हमारे सामान, हमारे गुड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं। अच्छा, मोस्टली वाटर ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करते हैं आउटसाइड द कंट्री, मींस इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए। तो आउटसाइड द कंट्री हमारा जब गुड्स या प्रोडक्ट जा रहा है तो उसमें रिस्क ज़्यादा है। रिस्क क्यों ज़्यादा है? रिस्क हमारा तभी ज़्यादा होगा जब हमारा जो ट्रांसपोर्ट का जो रास्ता है, ट्रांसपोर्ट के जो टाइमिंग्स हैं या जो हमारा डिस्टेंस है वो जब ज़्यादा होता है। अगर इलाहाबाद में हम रह रहे हैं, मीन्स प्रयागराज से लखनऊ हमारा कोई सामान जा रहा है तो डिस्टेंस कम है, रिस्क हमारा होगा लेकिन कम होगा। उसी जगह प्रयागराज से मीन्स मान लीजिए यूपी से एमपी हमारा सामान जा रहा है, हमारे गुड्स प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा डिस्टेंस बढ़ गया है। उसी तरीके से जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री सामान जाता है, गुड्स या प्रोडक्ट्स जाते हैं, तो रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर जो ओनर होता है गुड्स या प्रोडक्ट्स का, वो या तो कार्गो को पूरी इंश्योर करवा लेता है, और या तो उसमें रखे हुए जो गुड्स या प्रोडक्ट्स हैं उनको इंश्योर करवा लेता है, तब हम उसको कहते हैं कार्गो इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज़ हल इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस मीन्स जब हम पूरी की पूरी शिप को इंश्योर्ड करवा लें, या तो हम शिप में जो लगे हुए इक्विपमेंट्स हैं, मीन्स उसकी जो मशीनरी है, उसकी फ्यूल, इंजन, टूल्स, फर्नीचर्स, फिटिंग्स, जो भी छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं उनको अलग अलग इंश्योर्ड करवाएं, और या तो पूरी शिप को, होल शिप को हम जब इंश्योर्ड करवाते हैं तो हम उसको कहते हैं हल इंश्योरेंस। आइदर वी इंश्योर्ड होल द शिप, ऑल द मतलब होल पूरे शिप को हम करवा लें, और आइदर वी इंश्योर्ड द सर्टेन इक्विपमेंट्स लाइक फर्नीचर, फिटिंग्स, फ्यूल and machinery etc, then it is known as hull insurance. The third one is freight insurance. तो फ्रेट इंश्योरेंस क्या होता है? फ्रेट इंश्योरेंस जैसे भी हमने आपको बताया, भाड़ा फ्रेट को कहते हैं। तो एक जगह से दूसरे जगह, भाई शिप जब हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारा गुड्स जाता है तो रास्ता या जो डिस्टेंस है वो काफ़ी लेंदी है, काफ़ी लंबा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शिप हमारी कहीं कहीं जगह पर रुकती है, तो हर जगह रुकने का जो फ्रेट होता है, फ्रेट चार्जेस मीन्स भाड़ा जो होता है, उसको कंपनी जो ओनर है वो तब तक नहीं पे करता जब तक उसके गुड्स उसके अल्टीमेट एरिया, अल्टीमेट उस तक पहुंच नहीं जाते। तो इसके लिए भी इंश्योरेंस करवाया जाता है ताकि जहाँ जहाँ पर हमारा शिप रुके वहाँ जो शिप है वो सिक्योर्ड रहे। मान लीजिए यूपी से निकला और एमपी में अब
हमारा शिप ठहरा है वहाँ पर, तो अब वहाँ उस एरिया में सिक्योर्ड है या नहीं, इसके लिए भी हम इंश्योरेंस करवाते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमारा काफ़ी लंबा होता है। अच्छा, फ्रेट इंश्योरेंस उसी में होता है जहाँ पर डिस्टेंस लेंदी होता है, क्योंकि शिप हमारा वहीं रुकेगा जहाँ पर डिस्टेंस जब हमारा लेंदी होता है। तो ये थे हमारे मरीन इंश्योरेंस। इसके भी कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पर भी इंश्योरेबल, फर्स्ट इज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यहाँ पर भी अप्लाई होता है। यहाँ पर दोनों टाइम पे प्रेजेंट होगा, मीन्स जैसे हमने फायर में देखा, एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ लॉस एंड डैमेज, दोनों टाइम पे हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ भी इसमें प्रिंसिपल अप्लाई होता है। इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों के बीच में, दोनों को इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी भी इसमें स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, जैसे कि फायर इंश्योरेंस में था कि जितना लॉस होगा, जितना डैमेज होगा, उतना ही कंपनी आपको कॉम्पनसेट करेगी। नेक्स्ट इज़ कि कॉम्पनसेशन तभी आपको मिलेगा जब आपका लॉस होगा ओनली ड्यू टू द मरीन लॉसेस। मरीन लॉसेस के थ्रू जब आपका मरीन लॉसेस के थ्रू जब आपका लॉस होगा, डैमेज होगा, तभी आपको कंपनी कॉम्पनसेट करेगी, अदरवाइज़ नहीं। तो इसके एलिमेंट्स कहीं ना कहीं फायर इंश्योरेंस के एकदम सेम होते हैं। जो इसके एलिमेंट्स, जो इसके फीचर्स होंगे, वही फायर इंश्योरेंस में होंगे, क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स, उसके प्रिंसिपल्स, इसके एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट्स, बोथ आर सेम। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ हेल्थ इंश्योरेंस।